ओके, सो यहाँ से आप लोग के कोर्स में भी है ना, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला है, रिफ्लेक्शन तो नहीं था सिलेबस में, तो यहाँ पे से थोड़ा सा आराम से अच्छे से समझ के करेंगे. सो when a beam of light traveling in one transparent medium falls on another transparent medium, a part of light gets reflected back into the first medium and the rest of the light enters into the other medium as shown in the figure. So कोई भी एक सरफेस पे जहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा, तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम one medium to another at the boundary of the surface, you will find that some of the light gets reflected and some of the light passes through in the other medium. तो ये जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और जो लाइट बेंड करके वो दूसरे मीडियम में चला गया उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं. सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट travels in one transparent medium falls on another transparent medium, a part of light gets reflected back into the first medium and the rest of light enters into the other medium as shown in figure. The direction of propagation of an obliquely incident ray of light that enters the other medium changes at the interface of the two media. So direction of propagation, ये जो incident ray था इसका direction actual direction इधर, but जब ये एक रीजन से दूसरे रीजन में जाता है बाउंड्री पे इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. दिस फिनोमेना ऑफ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है एट द इंटरफेस एट द बाउंड्री, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Now, refraction of light is the phenomena of change in the path of light when it goes from one medium to another. So, refraction of light क्या? Phenomena of change in the path of light when it goes from one medium to another. There are three laws of refraction. First, whenever light goes from one medium to another, the frequency of light and phase of light do not change. तो ये important है समझना, क्या क्या चीज चेंज नहीं करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं करता है और फेज ऑफ लाइट चेंज नहीं करता है. ठीक है. However, the velocity of light and the wavelength of light changes. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, फेज ऑफ लाइट नहीं चेंज करेगा. चेंज क्या करेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज करता है एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये दोनों चीज चेंज करेगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. द इंसिडेंट रे, the refracted ray and normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. तो भाई इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस changes are in the same plane, all lie in the same plane. Now, product of refractive index and sine of the angle of incidence or refraction at a point in a medium is कांस्टेंट. तो अगर हम लोग देखें म्यू इंटू साइन ऑफ द एंगल विच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट, राइट. सो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखोगे, सो लाइट रे मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. इसका इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. तो ये क्या कह रहा है कि भाई म्यू इंटू साइन ऑफ आई इज कांस्टेंट जिस भी मीडियम में. अब हम लोग फर्स्ट मीडियम की बात करें, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम में μt इंटू साइन आर. तो म्यू इंटू साइन वाला चीज कांस्टेंट है, तो μ1 साइन i1 इज इक्वल टू μ2 साइन i2 या r जो भी लेना है तुमको. अगर I1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I और I2 R है, तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है. तो इससे क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R. भाई साइन R को इधर ले आओ, μ1 को इस तरफ लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 बाय μ1 इज साइन I बाय साइन R. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 कई तरीके से लिख सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। क्लियर है बच्चों? ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। सो दिस इज द थर्ड law of refraction. So first law is states that frequency and phase do not change, but speed of light, velocity of light and wavelength changes when light travels from one medium to another. दूसरा है incident ray, refracted ray and normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. सारे जो है एक ही plane में lie करते हैं, ठीक है। The product of the refractive index and sine of the angle of incidence, so mu into sine I, product of refractive index and sine of the angle of incidence, this is constant. Or refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to sine I by sine R. This is Snell's law, which is the third law of refraction. Clear है बच्चों? तो यहाँ पे आप देखिए μ2 by μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 हम लोग बोलते हैं। सो वेयर μ21 रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। नाउ दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। भाई कुशल, यस सर। हाँ, जो टेस्ट लेंगे वो अब ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर के से टेस्ट लेना शुरू करेंगे तुम्हारा। बीच में टेस्ट इसलिए नहीं हो पाया तुम्हारा क्योंकि किसी बच्चे का एग्जाम कभी था, किसी बच्चे का एग्जाम कभी था, उस वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। हम लोग थोड़ा सा पीछे भी चल रहे थे, सिलेबस का भी प्रेशर था, तो इसीलिए थोड़ा खींचने के चक्कर में टेस्ट स्किप हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि तुम्हारा टेस्ट जो है हर चैप्टर के बाद एक छोटा छोटा टेस्ट, आधे घंटे का ही सही, एमसीक्यू बेस्ड ही सही, लेकिन एक टेस्ट रहेगा जिससे तुम लोग चैप्टर पढ़ लो कम से। ठीक है सर। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे इसके बाद टेस्ट लेंगे, फिर रिफ्रैक्शन के बाद मान लो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है या जो भी पोर्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, इन सब के बाद छोटा छोटा टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, यस सर। लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अगर मैं अनाउंस नहीं भी करूं तो तुम समझ जाओ कि जब पोर्शन खत्म हो गया है तो टेस्ट होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्सन होगा, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जो पोर्शन सिलेबस में आ रहा है टेस्ट में उसी का लूंगा, जो सिलेबस में नहीं है उसका टेस्ट नहीं लूंगा। एंड दैट इज फॉर बोथ ऑफ यू, मतलब आईएससी वालों के लिए भी और सीबीएसई वालों के लिए। ओके, now refractive index is the characteristic property of the medium whose values depends only on nature of material of the medium and the color or wavelength of light we define. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम के का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, किस चीज से वो मीडियम बना है, दूसरा कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस पे डिपेंड करता है। So we define absolute refractive index or mu of a medium. Okay, so absolute refractive index, mu of a medium, as the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in a medium. It is commonly referred to as refractive index or index of refraction. So refractive index को क्या कैसे define करेंगे? Ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in medium. तो mu is equal to c upon v, ये फॉर्मूला होता है ना। So refractive index mu जो है, this is equal to c upon v, where c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in medium. So when light passes from medium 1 to another medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as 1 mu 2 लिख लो या फिर μ21 लिख, ठीक है। सो इस पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। सो
Now, जो refractive index of medium 2 with respect to 1 is mu2 by mu1, which is c by v2. mu2 क्या है? c by v2 है, और mu1 क्या है? c by v1 है. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? v1 by v2. मतलब c और c कैंसिल हो गया, v1 ऊपर चला गया, तो v1 upon v2. और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू करोगे तो mu1 by mu2 हो जाएगा, दैट इज v2 by v1. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. mu2 और v2 ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमें पता भी है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड से. तो स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है किसी मीडियम में, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी लेस है, उसी तरह स्पीड ऑफ लेस कम है, स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और ये चीज यहाँ पे तुमको दिख भी रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 mu2 by mu1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू v1 by v2 आ रहा है. ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो. ठीक है. सो इसीलिए जब mu12 लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 लिखते हैं, तो mu1 by mu2 हो जाएगा, दैट इज v2 by v1. So medium with higher refractive index is said to be optically denser compared to medium with lower refractive index. So जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम में ज्यादा होता है उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होता है उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे. ऑप्टिकल डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया. However, optical density should not be confused with mass density, which is mass per unit volume. Optical density और जो नॉर्मल डेंसिटी है, मास डेंसिटी, दोनों अलग अलग चीज होता है. तो मतलब इवन दो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास का डेंसिटी लेस है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसका ज्यादा हो सकता है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इसका मास डेंसिटी कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगा, और मास डेंसिटी ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा. Now it is possible that mass density of an optically denser medium may be less than that of an optically rarer medium. For example, mass density of turpentine oil is less than mass density of water, but optical density of turpentine oil is more than optical density of water. So basically तुम देखो mass density of oil है, oil हमेशा less than mass density of water होता है, ऊपर तैरता रहता है. बट ऑप्टिकल डेंसिटी जो टर्पेंटाइन ऑयल का है इज मोर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है टर्पेंटाइन ऑयल. तो ये एक एग्जांपल तुम के तौर पे याद रख सकते हो टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर के कंपैरिजन में, जहाँ पे मास डेंसिटी ऑयल का लेस है वाटर से, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल का ज्यादा है वाटर से. क्लियर है बच्चों? यस सर. Now, cause of refraction of light. So refraction of light occurs because speed of light changes when it goes from one medium to another. So so cause of refraction of light. तो लाइट में रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो उसका कॉज क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे. स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से वो लाइट बेंड कर जाता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये रिफ्रैक्शन है. और कॉज क्या हो गया? द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, दैट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. So refraction of light occurs because speed of light changes when it goes from one medium to another. So light travels faster in a rarer medium than a denser medium. So when light goes from a rarer to a denser medium, then from we know that mu2 by mu1 is sin I by sin r, that is v1 by v2. Now since v1 is greater than v2, we know that sin I is greater than sin r, or I is greater than r, or r is less than I. So ray of light bend towards the normal. ठीक है. So when light goes from a denser to rarer medium, तो उसमें then from the same relation, so then from the same relation v1 is less than v2 because light goes from a denser to rarer medium. ठीक है. तो speed of light in first denser medium is less than speed of light in rarer medium. v1 is
less than V2. So sin I will be less than sin R. That means angle of incidence is less than angle of refraction, or refraction, angle of refraction is, or angle of refraction R is greater than. Okay. So that means ray of light bends away from the normal. Now there are certain points which needs to be noted. First, in going from a rarer to denser medium, light bend towards the normal. So angle R is less than angle of I, angle of refraction is less than angle of incidence. Again, in going from a denser to rarer medium, light bends away from the normal. That is, angle R is greater than I. For a ray of light incident, normally there is no change in the path of ray of light. That is, refraction of light does not occur. Now, refractive index of a medium is also represented sometimes by n instead of mu. कहीं कहीं पे तुम देखोगे जैसे कि टेंथ क्लास के एनसीईआरटी में n से रिप्रेजेंटेड था n21 और n12. तो refractive index of a medium is also represented sometimes by n instead of mu. Relation between wavelength of light in vacuum, okay, or air. So relation between wavelength of light in vacuum or air and wavelength of light in any other medium. Okay. So हम लोग को wavelength of light in vacuum or air and vacuum of light in wavelength of light in any medium, उनके बीच में relation निकालना है. Let lambda naught be the wavelength of light in vacuum or air, lambda m be the wavelength of light in any other medium, v be the frequency of light which remains unchanged, c is the velocity of light in vacuum or air, so v is velocity of light in medium, then c is equal to v into, okay. So हमें पता है कि ये जो speed of light in vacuum है, that is equal to frequency into wavelength, right? Nu into lambda naught. Or speed of light in any medium is frequency into wavelength of light in the medium. We know that mu is equal to c by v, तो इसको हम लोग replace कर लेते हैं c के जगह frequency nu into lambda naught by frequency nu into lambda m. हमें पता है frequency change नहीं करता एक medium से दूसरे medium जाने में, ठीक है. तो frequency change नहीं करेगा, तो इसके वजह से दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एम हो गया. तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन अ मीडियम लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये म्यू आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाय म्यू हो गया. तो वेवलेंथ इन वैक्यूम बाय refractive index in the medium will give you wavelength in the medium. So as mu is greater than 1, wavelength in medium is less than wavelength in vacuum. So thus wavelength of light, decreases as it goes from vacuum or air to any other medium. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now refraction of light through a rectangular glass slab. So in figure ABCD is a rectangular glass slab. तो नीचे जो एक फिगर दे रखा है इसमें देखो ABCD एक स्लैब है. A ray of light is incident along KL. तो जो KL के along ray of light on the face AB of the slab at angle I1, it is refracted along LM at angle R1. तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, राइट. ये इंसिडेंट रे ये इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट करेगा और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया LM. तो KL तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया, LM हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया. रिफ्रैक्टेड रे LM फॉल्स ऑन द फेस CD, इस फेस पे आएगा. अब फिर से डेंसर टू रेयर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है. LM falls on the face CD at I2 and emerges
तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, right? Now the ray bends away from the normal. So in going from a rarer medium to a denser medium, the ray bend towards the normal. तो जब ये rarer to denser जा रहा था, bend towards the normal हो गया, denser to rarer गया, तो it bends away from the normal, right? So the ray bends away from the normal. Okay. Now applying Snell's law at L, right? हम लोग Snell's law अब अगर लगाएंगे तो mu a into sin I1 is equal to mu g into sin R1 by refractive index of medium of air into, हमें पता है इसका जो जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम में जो एंगल है उसके साइन से मल्टीप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ के लिए। तो म्यू ए इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन R1। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू ए। तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एम, सो अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एम, हम लोग एम पॉइंट पे फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम में, ग्लास वाले मीडियम में म्यू जी है, तो म्यू जी इंटू ये वाला जो मीडियम है म्यू जी इंटू साइन I2, म्यू जी इंटू साइन I2 इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन R2, राइट। तो साइन I2 बाय साइन R2 करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू जी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू जी। So according to the principle of reversibility of light, when final path of light of ray of light after any number of reflections and refraction is reversed, the ray traces its entire path. तो जो फाइनल पाथ को कितने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद गया है, इसको अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कर देंगे, मतलब जो लाइट रे आ रहा था ना, वहां पे एक मिरर लगा देते हैं, और ये मिरर परपेंडिकुलर लगाते हैं इसके। परपेंडिकुलर मिरर लगा रहेगा तो ये जो लाइट रे आया उसी के अलोंग ये वापस चला गया, तो दोबारा वो फिर से वो लाइट रे ट्रेस कर रहा है कि नहीं, है ना, रीट्रेस कर रहा है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है जानना। सो इमेजिन अ प्लेन मिरर P, वही जो हम बता रहे थे, देखो प्लेन मिरर P held normal to Mn so that on reflection from mirror path Mn gets reversed। तो ये जो Mn है ये रिवर्स्ड हो गया Nm के फॉर्म में। सो पाथ Mn gets reversed, the ray would retrace its entire path। ये जो रे रिवर्स हुआ ये retrace कर लेगा entire path को। For the reverse ray application of Snell's law at M, ठीक है, जो रिवर्स रे हो रहा है तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ एट एम गिव्स म्यू ए इंटू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन I2। So sin R2 by sin I2 is mu g by mu a, which is refractive index of medium, refractive index of glass with respect to air। तो उल्टा हो गया, वहां पे air with respect to glass था sin I2 by sin R2, यहाँ sin R2 by sin I2, जस्ट उसका रेसिप्रोकल निकाल लिया हमने, तो वो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो देखो साइन I2, तो ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो साइन R2 कट जाएगा, साइन I2 और साइन I2 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, म्यू ए जी इंटू म्यू जी ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में तो कट आ गए। तो उससे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू ए और ए विथ रेस्पेक्ट टू जी, दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस विल बी, सो इससे हमारा क्या आ जाएगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
glass with respect to air is equal to 1 by air with respect to glass. तो एक ही ये यूज करना चाहिए हम लोग को, इसको ही यूज करते हैं. एक ही फॉर्मेट यूज करने से आसान रहेगा. So air with respect to glass, sin I2 by sin R2, and glass with respect to air. So this will give you refractive index of glass with respect to air, air with respect to glass. So for example, if refractive index of glass with respect to air is 3 by 2, then refractive index of air with respect to glass will be 2 by 3. उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. भाई हम लोगों को क्वेश्चन में ये जो दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 3 by 2. Then refractive index of air with respect to glass, A with respect to G is 1 by mu G with respect to A. Yeah, 1 divided by 3 by 2, which is equal to 2 by 3. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now similarly, refractive index of water with respect to air is 4 by 3. Air with respect to water will be 3 by 4. So this is, so from 1 and 3, right? ये जो अगर हम लोग ये थर्ड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन है. So from 1 and 3 we have sin I1 by R1. Sin R1 is sin R2 by sin I2. So this shows that I2 is equal to I1. Sin I1 by sin R1 is sin R2 by sin I2. So this will give I2 is equal to R1. So I2 is equal to R1 and sin I2 will be equal to sin R1. Now similarly, sin R2 will be equal to sin I1 or R2 is equal to I1. ठीक है. So hence the emergent ray Mn is parallel to the incident ray KL as shown in the figure. We observe that the incident ray KL is displaced laterally on suffering two refractions through a glass slab. तो ये laterally shift जो होता है ना, उस lateral shift के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. तो I1 जो है R2 के बराबर हो जाएगा और I2 जो है R1 के बराबर हो जाएगा. Now lateral displacement or shift. So lateral displacement or shift on passing through a parallel sided glass slab is the perpendicular distance. Perpendicular distance between the direction of the incident ray and the emergent ray. To find an expression for it, draw Mn dash perpendicular to KL. तो हम लोग को अगर फिगर देखो यहाँ पे, I'll just copy this there as well. So if you see this figure,
Lateral displacement of the ray on passing through the parallel sided slab is mn dash. This is the lateral displacement. ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, राइट, एम एन डैश. लेट एंगल एम एल एन डैश इज इक्वल टू डेल्टा. तो ये जो एम एल एन डैश, ये जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा डेविएशन ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्शन. तो पहले रिफ्रैक्शन में जो डेविएशन हो रहा है वो निकालो. नाउ इन ट्राइंगल एल एम एन डैश है ना, ये जो ट्राइंगल है एल एम और एन डैश, ये जो ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट, ये 90 डिग्री हो गया. साइन डेल्टा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, मतलब एम एन डैश बाय एल एम हो गया. एम एन डैश अपॉन एल एम हो गया. हेंस एम एन डैश इज इक्वल टू So mn dash is equal to lm sin delta हो जाएगा. This mn dash is equal to lm sin delta, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो. So in triangle LL dash and M, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है LL dash and M, इस ट्राइंगल में, राइट, cos R1, ये जो cos R1 है बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस है, मतलब LL dash डिवाइडेड बाय LM हो जाएगा. Cos R1 is equal to LL dash by LM. So this is LM will be equal to LL dash by cos R1. LL dash हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब है, T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये T हो गया, तो T अपॉन cos R1 हो गया ये, राइट. नाउ so this is T upon cos R1. So T is what, LL dash, that is thickness of the glass slab. So Mn dash will be equal to LM sin डेल्टा है. अब ये जो LM है, ये इसका वैल्यू इससे हम लोग डाल देते हैं. LM sin डेल्टा मतलब T बाई cos R1 इंटू साइन डेल्टा हो गया, और Mn डैश इज इक्वल टू T टाइम्स साइन डेल्टा. साइन डेल्टा क्या है, साइन I1 माइनस R1, राइट. ये डेल्टा है, राइट. ये हमारा I1 हो गया, राइट. सो ये पूरे I1 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डेल्टा निकल जाएगा. तो वही चीज लिखा, T टाइम साइन I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय cos R1. तो ये हमारा Mn डैश हो गया. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. This is the so this is the Mn dash क्या है? This is the expression for the lateral displacement, which is obviously proportional to thickness T of the glass slab. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये आता है, इसको अच्छे से कर लेना है. Now real depth and apparent depth of a tank. So we know that a water tank appears shallower, that is less deep, when than what it actually is. This is on account that this is on account of refraction of light. Now to prove this, suppose O is the point object at the actual depth OA. तो ये जो point object O है at an actual depth OA below the free surface of water XY in a tank. Now so a ray of light on XY normally along OA
जो नॉर्मली अलोंग ओ ए आ जाएगा रे ऑफ लाइट ऑन एक्स वाई, नॉर्मली अलोंग ओ ए passes straight along O A dash A. तो ये जो लाइट रे O से आ रहा है O A dash straight चला जाएगा. Another ray of light from O incident at angle I on XY, तो ये जो XY है इस पे इंसिडेंट हो जाएगा at angle I along OB deviates away from the normal. It is refracted at angle R along BC. तो ये जो OB के along आया है लाइट रे, तो ये जो लाइट रे OB के along आया है, इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I है, राइट, और ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ BC, ठीक है, along BC. So OB deviates away from the normal. It is refracted at angle R along BC. On producing backward, तो अगर पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस करेंगे, BC meets OA at I, तो BC को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो this meets OA at this point, which is I. So BC meets OA at I, therefore I is the virtual image of O. तो ये जो ऑब्जेक्ट है O, उसका वर्चुअल इमेज I बन रहा है, right? So when seen from water, O appears at I. So when seen through water, O appears at I. Object will be seen at I. अगर हम लोग यहाँ पे कहीं से observe करते हैं इसको, ठीक है? So if the observer is observing it from this side, it will observe the object O to be at I. So therefore, apparent depth IA, which is less than the real depth OA. अब हम लोग उसको मैथमेटिकली वैल्यू को निकालेंगे अगर, so if you see this, so a ray of light, अब हम लोग एंगल AOB is equal to OB n dash, तो AOB अगर हम लोग देखेंगे ये एंगल I is equal to OB n dash, this angle is equal to I, right? Angle AIB is equal to NBC, so angle AIB is equal to angle NBC, this angle is equal to R. Sin I will be equal to, in triangle OAB, sin I is perpendicular by hypotenuse, मतलब AB by OB हो जाएगा sin I, right? In triangle IAB अगर हम लोग करते हैं तो sin R is equal to AB upon IB, ये हो गया. Now as light is traveling from denser medium, that is water, to rarer medium air, तो हम लोग यहाँ तक कर लिए थे. So as light is traveling from denser medium to what rarer medium, so refractive index of water with respect to air, okay. So refractive index of water with respect to air will be sin R by sin I. तो देखो refractive index of water into sin I will be equal to refractive index of air into sin R. So water with respect to air is sin R by sin I. Just उल्टा, water का air के respect में कर रहे हैं तो R by I हो जाएगा, right? So अब ये वैल्यू sin R का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, AB by IB यहाँ पे, sin R का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है और sin I का भी वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है. इसको पुट कर लेते हैं. sin R is AB by IB,
डिवाइडेड बाय ए बी बाय ओ बी, मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा ओ बी बाई ए बी कट गया, तो दिस इज ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी, राइट. तो व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, बी इज क्लोज टू ए, भाई हम लोग ना ये यहाँ पे तो तुमको तुम्हारे देखने के लिए इसको इतना दूर दूर बनाया गया है, ऐसे दूर दूर होता नहीं है, बिल्कुल पास होता है. तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, ओ बी और आई बी जो है ओ ए और आई ए से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. बी इज क्लोज टू आई ए, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ओ ए डिवाइडेड बाई आई ए हो गया, राइट. ओ ए क्या हो गया, है ना, एक्चुअल डेप्थ हो गया, और आई ए क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ हो गया, जो हमें दिखता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर is equal to real depth by apparent depth, that is x upon y, right. Similarly, y will be equal to x by refractive index of water with respect to air, or x by 4 by 3, that is 3 by 4x. तो y जो है apparent depth, that is less than the actual depth. You can see it here. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. So इससे क्या आ रहा है कि apparent depth is only 3/4 of the real depth of the tank of water. Now note that this relation is valid strictly for normal incidence of light. The course of rays for oblique incidence is shown in the figure. For calculation of mu, the same relation is valid only approximately. तो ये जो कैलकुलेशंस हम लोग जो निकाले हैं, है ना, वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए निकाला है. रिलेशन इज वैलिड स्ट्रिक्टली फॉर नॉर्मल इंसिडेंस. ये जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, है ना, ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए ये काम नहीं करेगा. So normal shift in the position of the object, that is AO minus AI. तो भाई जो हम लोग अगर यहाँ पे निकालें एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, सो AO कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस AI बाई AO हो जाएगा, और AI बाई AO इज 1 बाय म्यू बेसिकली. सो AO is the thickness 1 minus 1 by mu. AI by AO means apparent depth by this. So where T is equal to AO is the real depth, and is absolute refractive index of the medium. So Q and mu is the absolute refractive index of the medium. ठीक है बच्चों. अब इससे ये सब तो 10th क्लास में भी तुम लोग पढ़े ही थे. रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स. सो रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट. तो हमें पता है कि सनराइज और सनसेट पे, है ना, वी सी सन 2 मिनट्स बिफोर द सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, है ना. उसके अलावा जो सन का जो शेप है वो फ्लैटनिंग ऑफ डिस्क होता है, जिसकी वजह से सन बड़ा दिखता है, डायमेट्रिकली थोड़ा बड़ा हो जाता है. So the sun is visible to us before actual sun is visible to us before actual sunrise and after actual sunset. This is because of atmospheric refraction of light. 10th class में तुम लोगों ने ह्यूमन आई वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है. So the refractive index of air of normal density is about 1.003 relative to vacuum. Further, the density of air is higher near the surface of Earth. In figure, S is position of the sun just below the horizon, that is before sunrise.
the rays from the sun S coming through space enter at the top of the Earth's atmosphere and travel from rarer to denser medium. They bend very slightly towards normal at each refraction and appears to come from S dash. तो बेसिकली क्या है कि ये लाइट रे जब इस मीडियम से ऐसे जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये बेंड करेगा। बेंड करने की वजह से जब यहाँ पे ऑब्जर्वर को ये लाइट रे कहाँ से आता हुआ दिखेगा, इसको टेंजेंशियली पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो इमेज यहाँ पे, तो सन जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे एस डैश पे दिखेगा। तो इसके वजह से जब होराइजन से नीचे ये सन है उसको दिखने लगता है, राइट। सो दिस इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. So they bend very slightly towards normal at each refraction and appears to come from S dash, right? The apparent position of sun. Therefore, the sun appears above the horizon. Hence, the sun appears to rise a few minutes before the actual rise, and for the same reason, it continues to be seen a few minutes after it has actually set. This time difference is of order of 2 minutes each. Hence, the day becomes longer by about 4 minutes due to refraction effects. Some other phenomena related to refraction of light is bending of an immersed portion of an object. ठीक है, तो बेसिकली किसी भी चीज को ग्लास में, अगर जैसे हम लोग स्पून को ग्लास में डिप करके रखते हैं, सो बेंडिंग ऑफ एन इमर्स्ड पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट. Visibility of two images of an object floating inside water. So still some other phenomena which can be explained in terms of refraction of light through the atmosphere are twinkling of stars and oval shape of sun at the time of sunrise and sunset. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yeah. ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कंपाउंड प्लेट, राइट. और ठीक है ना बच्चों, जितने दूर तक कराया है उसका नोट्स में शेयर कर लूंगा अभी तुम लोगों के साथ शाम, ठीक है. So we'll stop here for the day. So I'll also remember कि कहाँ तक पढ़ाया है. ठीक है बच्चों.